विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पद्मा मीना, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज के व्याख्यान में मैं आपको भारतीय जो द्वितीय प्रश्न पत्र है BA पार्ट द्वितीय का, उसमें जो द्वितीय प्रश्न पत्र है भारतीय राज्य व्यवस्था और प्रथम प्रश्न पत्र है प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं, है ना। इसमें मैं आज आपको ब्रिटेन का सम्राट क्या है, सम्राट की ब्रिटिश शासन व्यवस्था में क्या स्थिति है और सम्राट पद का क्या औचित्य है, सम्राट पद की क्या स्थिति है और सम्राट को कौन कौन सी शक्तियाँ प्रदान की गई है। आज का हमारा व्याख्यान सदन पर आधारित है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो ब्रिटेन का सम्राट है वो कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान माना जाता है, क्योंकि ब्रिटेन में कैसी शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था है। और संसदीय शासन प्रणाली की यह विशेषता होती है कि इसमें कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं, एक पहला औपचारिक प्रधान कहलाता है और दूसरा वास्तविक प्रधान। और देश की जो शासन सत्ता है वो कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान के हाथ में होती है, लेकिन वास्तविक प्रधान राज्य का अध्यक्ष नहीं होता। राज्य का अध्यक्ष केवल नाम मात्र का ही होता है और उसके हाथ में कोई वास्तविक शक्ति नहीं होती है, इसलिए उसे कार्यपालिका का हम क्या कह सकते हैं, औपचारिक प्रधान ही कह सकते हैं। तो इंग्लैंड में कौन सी शासन प्रणाली विद्यमान है, संसदीय शासन प्रणाली विद्यमान है और सम्राट ब्रिटिश कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है, किंतु उसके पास वास्तविक शक्तियाँ नहीं हैं। वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और कैबिनेट के द्वारा किया जाता है, जिससे सैद्धांतिक रूप से गौण स्थिति प्राप्त है। और सम्राट और राजमुकुट, अब हम चर्चा करते हैं कि सम्राट और राजमुकुट में क्या अंतर है। तो सम्राट तो क्या है, ब्रिटेन में एक व्यक्ति है जो एक विशेष समय पर ब्रिटिश राज के प्रमुख पद पर आसीन होता है, और राजमुकुट राज्य की शक्ति का प्रतीक है जिसे सम्राट अपने सिर पर धारण करता है। इस प्रकार प्राचीन काल से इस प्रकार की ब्रिटेन में परंपरा चली आ रही है कि सम्राट पदधारी व्यक्ति द्वारा विधिवत समारोह होता है, और विधिवत समारोह के बाद जब राजमुकुट धारण कर लिया जाता था तभी से उसे शासन की समस्त शक्तियाँ प्राप्त होती थी। इस प्रकार राजमुकुट राज्य शक्ति का प्रतीक है, किंतु प्राचीन काल में तो सम्राट और राजमुकुट के बीच इस प्रकार का कोई भेद नहीं रखा जाता था। इस भेद का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि सम्राट राजमुकुट था और राजमुकुट सम्राट। किंतु वर्तमान समय में जबकि ब्रिटेन के में वास्तविकता की दृष्टि से राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना हो गई है, सम्राट और राजमुकुट का भेद निश्चित रूप से बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। और जब तक हम सम्राट और राजमुकुट का अंतर निश्चित नहीं कर लेते तब तक हम ब्रिटिश संविधान का यथार्थ रूप से वास्तविक अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो सम्राट और राजमुकुट का क्या भेद है या इस भेद का क्या महत्व है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो ब्रिटेन, जैसा कि मैंने आपको ब्रिटेन के संवैधानिक विकास की यात्रा में बताया था कि ब्रिटेन में सबसे पहले कौन सी शासन व्यवस्था थी, निरंकुश राजतंत्र था। लेकिन ब्रिटेन में आज कैसा शासन है, लोकतंत्र है। और ब्रिटिश संविधान का यानी कि राजतंत्र से लोकतंत्र की दिशा में ब्रिटिश संविधान का जो विकास हुआ है उसका सीधा तात्पर्य है कि व्यक्ति रूप में राजा को जो शक्तियाँ प्राप्त थी वो संस्था रूप में राजमुकुट को प्राप्त हो गई है। तो हम क्या अंतर मान सकते हैं विद्यार्थियों कि सम्राट क्या है, एक व्यक्ति है, और राजमुकुट क्या है, एक संस्था है। और जब हम ये भेद जान लेते हैं कि सम्राट और राजमुकुट में क्या अंतर है, तो हम ब्रिटिश संविधान का समस्त विकास समझ सकते हैं। और तो हम कह सकते हैं कि सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटेन में आज भी कैसी शासन व्यवस्था है, निरंकुश राजतंत्र है और राजा सब कुछ करने में समर्थ है, किंतु व्यवहार में राजा की शक्तियों का प्रयोग स्वयं राजा नहीं करता बल्कि राजमुकुट के द्वारा ही किया जाता है। राजमुकुट क्या है, तो ब्रिटेन में हम कह सकते हैं कि राजमुकुट एक संवैधानिक संस्था है, और इस अर्थ में राजमुकुट क्या है, एक संस्था है जिसमें व्यक्ति रूप में सम्राट, कैबिनेट, लोक सेवाएं और वो सभी शामिल है जिनके द्वारा प्रशासनिक सत्ता का उपयोग किया जाता है। तो राजमुकुट का तात्पर्य संपूर्ण सरकार से है। अब हम अध्ययन करते हैं कि सम्राट और राजमुकुट में क्या अंतर है। तो विद्यार्थियों, सम्राट एक व्यक्ति है जबकि राजमुकुट एक संस्था है। सम्राट एक व्यक्ति होता है जो एक विशेष समय पर राजपद पर आसीन होता है,
इसके विपरीत हम कह सकते हैं कि राजमुकुट एक संस्था है और ये शासन सत्ता का प्रतीक है, जिसमें विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक तीनों प्रकार की शक्तियाँ शामिल हैं। दूसरा, सम्राट अस्थायी है, जबकि राजमुकुट स्थायी। जो व्यक्ति सम्राट होता है वो क्या है, सम्राट है, तो लेकिन वो क्या है, एक व्यक्ति है, इसलिए वह जन्म लेता है और मरता है, जबकि वो सिंहासन का स्वयं भी त्याग कर सकता है। इसके विरुद्ध राजमुकुट एक संस्था है, न कभी जन्म ग्रहण करती है, न ही कभी उसकी मृत्यु होती है। जैसा कि ब्लैकस्टोन ने इसे व्यक्त करते हुए कहा कि हेनरी एडवर्ड और जॉर्ज की मृत्यु हो सकती है, लेकिन सम्राट सदैव ही जीवित रहते हैं। अर्थात एक विशेष समय पर सम्राट पद पर आसीन व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, परंतु सम्राट का पद जिसे राजमुकुट कहा जाता है अमर है। इसलिए ब्रिटेन में इंग्लैंड में ये लोकोक्ति भी प्रसिद्ध है कि सम्राट मृत है, सम्राट चिरंजीव हो। द किंग इज़ डेड, लॉन्ग लाइव द किंग। तीसरा अंतर हम कह सकते हैं कि सम्राट व्यक्तिक है, जबकि राजमुकुट क्या है, सामूहिक है। सम्राट का रूप कैसा है, व्यक्तिक है, राजमुकुट का रूप सामूहिक है। राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग एक व्यक्ति द्वारा न होकर अनेक व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, अतः राजमुकुट का रूप सामूहिक है तथा शक्ति का प्रयोग करने वाले इस समूह में संसद, मंत्रिमंडल और लोक सेवा के सदस्य सम्मिलित होते हैं। चौथा अंतर है कि वास्तविक प्रशासन में सम्राट कैसा है, शक्तिहीन है, और राजमुकुट कैसा है, सर्वशक्तिशाली। अर्थात भूतकाल में सम्राट वास्तविक प्रशासन में सबसे अधिक शक्तिशाली होता था, लेकिन संवैधानिक विकास की यात्रा के साथ साथ सम्राट की शक्तियों का हाशिर होता चला गया और सम्राट के हाथ से शासन की शक्ति निकलकर मंत्रिमंडल और संसद को प्राप्त होती रही। जैसे जैसे प्रजातंत्र का विकास होता है, राजमुकुट की शक्ति भी बढ़ती जाती है। सम्राट और राजमुकुट का भेद वास्तव में राजतंत्र और लोकतंत्र का भेद है। सम्राट राजतंत्र का प्रतीक है, जबकि राजमुकुट लोकतंत्र का प्रतीक है। अब हम अध्ययन करेंगे कि सम्राट के उत्तराधिकार का नियम क्या है। अर्थात सम्राट का उत्तराधिकार का नियम ब्रिटेन में यह प्रचलित है कि सम्राट हो या साम्राज्ञी, उसका जो ज्येष्ठ पुत्र होता है, सबसे बड़ा पुत्र, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो, वही सिंहासन का उत्तराधिकारी होता है। लेकिन यदि किसी राजा का पुत्र नहीं हो या राजा को किसी कारण से पद से हटा दिया गया, तो उसके उत्तराधिकार की व्यवस्था वहाँ कौन करते हैं, संसद करती है। उदाहरण के लिए 1689 में स्टुअर्ट वंश के राजा जेम्स द्वितीय के जब इंग्लैंड उसने छोड़ दिया, तो ब्रिटिश संसद ने ही विलियम और मेरी को राजा और रानी बनाया, और 1701 में रानी एन के कोई संतान न होने के कारण संसद ने उत्तराधिकार नियम पारित कर हैनोवर वंश के राजा जॉर्ज प्रथम को सम्राट का पद प्रदान किया। तो सम्राट का उत्तराधिकार का नियम सन 1702 का उत्तराधिकार के नियम के द्वारा निर्धारित किया गया है, और संसद इन नियमों में परिवर्तन कर सकते हैं। और सम्राट को शाही परिवार के अन्य सदस्यों को भी राष्ट्रीय कोष से वेतन भत्ते और खर्च के रूप में वार्षिक अनुदान दिया जाता है। यह अनुदान संसद द्वारा संविधि के आधार पर सुनिश्चित किया जाता है तथा इस अनुदान को ही सिविल सूची कहा जाता है। तो राजमुकुट की क्या शक्तियाँ हैं, अर्थात सिद्धांत के रूप में सम्राट की शक्तियाँ क्या हैं, इसका उल्लेख हम करेंगे। तो सम्राट की शक्तियों के स्रोत माने गए हैं कि पहला तो राजकीय विशेषाधिकार सम्राट को मिले, और दूसरा संसदीय अधिनियम के द्वारा सम्राट को विशेषाधिकार मिला हुआ है। तो राजमुकुट की शक्तियाँ कौन कौन सी है, तो राजमुकुट को कार्यपालिका संबंधी, व्यवस्थापिका संबंधी, न्याय संबंधी और धार्मिक क्षेत्र में आदि अनेक प्रकार की शक्तियाँ मिली हुई हैं। तो कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का मुख्य संबंध, राजमुकुट का मुख्य संबंध कार्यपालिका से है, और इस रूप में उसके द्वारा अनेक कार्य किए जाते हैं। जैसे पहला है, राजमुकुट का सबसे प्रमुख कार्य समस्त राष्ट्रीय कानूनों को क्रियान्वित करना है, और राजमुकुट प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, और राज्य के सभी उच्च अधिकारी और जल, थल और नभ सेना के समस्त पदाधिकारी राजमुकुट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और ग्रेट ब्रिटेन के अन्य देशों के साथ संबंध, औपनिवेशिक राज्य तथा अधीनस्थ प्रदेशों का प्रशासन भी राजमुकुट के द्वारा निर्धारित और संपादित किया जाता है। राजमुकुट ही राजदूतों और वाणिज्य दूतों की नियुक्ति करता है, और युद्ध की घोषणा और संधि वार्ता भी
राजमुकुट के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। राजमुकुट के द्वारा ही अपराधियों को क्षमा प्रदान करने या उनके दंड को कम करने का कार्य किया जाता है। और राजमुकुट राष्ट्रीय कोष का नियंत्रण और संचालन भी करता है। मंत्रीगण चाहे व्यक्तिगत हो या सामूहिक रूप में जो भी कार्य करते हैं वो राजमुकुट के नाम से ही किए जाते हैं। इसलिए सम्राट का कार्यपालिका के क्षेत्र में जो उसको अनेक महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त है, इसलिए ओग ने राजमुकुट की कार्यपालिका शक्तियों को अमेरिकी राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों के समकक्ष ही बताया है। अब हम अध्ययन करते हैं कि राजमुकुट की व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ कौन कौन सी है, अर्थात कानून बनाने की शक्तियाँ कौन कौन सी है। ब्रिटेन में जो कानून बनाने की शक्ति है वो संसद सहित राजा को प्राप्त है। इस प्रकार राजमुकुट के द्वारा संसद के साथ मिलकर व्यवस्थापन संबंधी शक्तियों का उपयोग किया जाता है। तो राजमुकुट की कुछ शक्तियाँ हैं, जैसे संसद के दोनों सदनों में से जो दूसरा सदन जिसे कि हम लॉर्ड सभा कहते हैं, उसके निर्माण के संबंध में राजमुकुट को शक्ति प्राप्त है। राजमुकुट को ही पीयर बनाने का अधिकार प्राप्त है और राजा के द्वारा जिन लोगों को पीयर बनाया जाता है केवल वे ही लॉर्ड सभा के सदस्य होते हैं। और लोक सदन के चुनाव की तिथि भी राजमुकुट ही घोषित करता है। व्यवस्थापन संबंधी दूसरी शक्ति है कि राजमुकुट संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाता है और स्थगित करता है। लॉर्ड सभा तो एक स्थायी सदन है, लेकिन राजमुकुट लोक सदन को क्या कर सकता है, विघटित कर सकता है। जो संसद के प्रारंभ के समय में सम्राट भाषण देता है जिसमें देश की नीतियों पर प्रकाश डाला जाता है। और वास्तविकता तो है कि सम्राट का भाषण उसके मंत्री तैयार करते हैं और राजा उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता है। व्यवस्थापन संबंधी शक्तियों के अंतर्गत विधेयक संबंधी शक्तियाँ भी आती है कि कोई भी विधेयक उस समय तक कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक कि उस पर सम्राट का हस्ताक्षर नहीं हो। और राजमुकुट को ही अधिराज्य जो उपनिवेश अधिराज्यों के संबंध में घोषणा और अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। ये तो हो गई विद्यार्थियों कार्यपालिका और व्यवस्थापन शक्ति संबंधी शक्तियाँ सम्राट की। अब सम्राट को न्याय संबंधी शक्तियाँ भी प्राप्त हैं, अर्थात सम्राट को न्याय का स्रोत माना जाता है। और ब्रिटेन के सभी न्यायालय सम्राट के न्यायालय कहे जाते हैं। सम्राट ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और संसद की प्रार्थना पर उन्हें उनके पद से हटा सकता है। सम्राट अपराधियों के दंड को कम कर सकता है या उन्हें क्षमा प्रदान कर सकता है। धार्मिक क्षेत्र में शक्तियाँ, अर्थात सम्राट को धार्मिक क्षेत्र में भी कुछ शक्तियाँ प्राप्त है। जैसे इंग्लैंड में एंग्लिकन चर्च है और रानी एलिजाबेथ के समय से ही सम्राट उसका प्रमुख है और वह चर्च के समस्त अधिकारियों जैसे आर्क बिशप, डीन, कैनन की नियुक्ति करता है। सम्राट कैंटरबरी और यार्क के धार्मिक सम्मेलन बुलाता है और इन सम्मेलन द्वारा पारित नियमों पर सम्राट के हस्ताक्षर उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार संसद द्वारा पारित विधेयकों पर उसका हस्ताक्षर जरूरी है। और सम्राट ही सम्मान का स्रोत तथा राजमुकुट का अधिकार प्राप्त है कि ब्रिटिश नागरिकों को सम्मानजनक उपाधियाँ प्रदान कर सके। इस प्रकार की उपाधियों के ड्यूक, वेरन, अर्ट, नाइट तथा लॉर्ड की उपाधियाँ प्रमुख हैं। और तो हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश राज व्यवस्था में सम्राट को ये इस तरह की महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त है जिसके कारण कि सम्राट के पद का महत्व है। अब हम अध्ययन करेंगे कि सम्राट के पद का क्या औचित्य है। तो सम्राट का पद यह माना जाता है कि ब्रिटिश राज व्यवस्था में ऐतिहासिक महत्व की शक्तियाँ किसके पास है, सम्राट के पास है। यानी इतिहास से ही सम्राट का महत्व चला जा रहा है। जैसा कि 1829 ईस्वी में सम्राट अल्बर्ट का जो काल था, शासनकाल, तब से ही राजतंत्र की स्थापना ब्रिटेन में चली आ रही है। और इस प्रकार लगभग 1668 वर्ष पुराना ब्रिटेन का इतिहास है। और इसके आधार पर यह माना जाता है कि सम्राट पद ऐतिहासिक महत्व की संस्था है। जैसा कि ओग ने कहा था कि राजतंत्र इंग्लैंड की अपनी संस्था है, बाहर से आयात करके लाई हुई संस्था नहीं है। और विक्टोरिया शासकों के समय से ही ब्रिटिश सम्राटों का प्रभावशाली व्यक्तित्व और गौरवपूर्ण भूमिका मानी गई है। तो सम्राटों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए कहा जाता है कि प्रजाजनों, ये क्या है, ये कौन है, प्रजाजनों के पिता है। यह इन्हें प्रसन्नमुख राजकुमार भी कहा
जाता है। सम्राट के व्यक्तिगत अधिकारों कार्य भी सम्राट पद के औचित्य को सिद्ध करते हैं। जैसे कि संसद का अधिवेशन सम्राट बुलाता है, उसे स्थगित करता है और लोक सदन को विघटित करता है। उद्घाटन भाषण देता है। प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों तथा अनेक अधिकारियों की नियुक्ति करता है और सब परिषद आदेश सम्राट की उपस्थिति में जारी किया जाता है। सम्राट के ये सब कार्य औपचारिक अवश्य हैं, लेकिन उसके साथ ही ये तथ्य है कि उन्हें केवल ब्रिटिश राज्य के संवैधानिक प्रधान के द्वारा ही प्रदान किया जा सकता है, अन्य किसी अधिकारी के द्वारा नहीं। और सम्राट को सर्वोच्च सलाहकार भी माना जाता है, अर्थात भूतकाल में मंत्री सम्राट को परामर्श देते थे और सम्राट निर्णय करते थे, लेकिन सम्राट के द्वारा परामर्श अवश्य ही दिया जाता है और सम्राट को शासन संबंधी समस्त सूचना प्राप्त होती है। और आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी सम्राट का अपना कर्मचारी मंडल होता है जो उसको परामर्श देता है। और सम्राट ही मध्यस्थ का कार्य करता है और सम्राट का व्यक्तित्व बहुत अधिक प्रतिष्ठित और राजनीतिक दृष्टि से निष्पक्ष होने के कारण उसके द्वारा मध्यस्थ का कार्य बहुत अधिक सफलतापूर्वक किया जाता है। तो एटली कहते हैं कि सम्राट एक रेफरी की तरह है, यद्यपि अब ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब उसे सीटी बजाने की आवश्यकता पड़े। और सम्राट को ब्रिटिश राष्ट्र की एकता का प्रतीक भी माना जाता है। और ब्रिटेन का सम्राट एक सामाजिक व्यक्तित्व भी माना जाता है कि सम्राट में जो समाज होता है, ब्रिटिश समाज, उसमें सम्राट जो भी अपील करता है उन अपीलों का बहुत अधिक महत्व होता है। और सम्राट ब्रिटिश समाज का नेता है और धार्मिक, नैतिक जीवन, फैशन, साहित्य, कलाओं पर उसका अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। और सम्राट पद का मनोवैज्ञानिक महत्व भी है कि सम्राट व्यक्ति, सरकार तथा देश जैसे अमूर्त शब्दों की अपेक्षा राजा जैसे मूर्त शब्द को साधारण व्यक्ति आसानी से ग्रहण कर सकता है। और सम्राट पद ब्रिटिश लोकतंत्र को एक प्रकार की भव्यता प्रदान करने का कार्य भी करता है। सम्राट निरंतरता और स्थायित्व का प्रतीक है और संसदीय प्रजातंत्र में राजपद की उपयोगिता अत्यधिक महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।